हेलो एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी से हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक्ट ऑफ 1786 से। तो इससे पहले भी आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से रेगुलेटिंग एक्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा अमेंडिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट को भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आज हम एक्ट ऑफ 1786 से डिस्कस करेंगे। तो ये एक्ट जो है वो उस समय लाया गया जब गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, जो 1786 से 1793 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहेंगे, और ये चाहते थे कि उनके पास में गवर्नर जनरल के साथ साथ में कमांडर इन चीफ की पावर्स भी रहे। और इस एक्ट के ज़रिए उनकी इस डिमांड को ग्रांट किया जाता है और उन्हें ये पावर्स दी जाती हैं। इसके साथ साथ में ही हमें इस एक्ट में ये चीज़ भी देखने को मिलेगी कि पहली बार गवर्नर जनरल को पावर दी जाती है कि वो अपनी काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सके, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन दी जाती है कि अगर गवर्नर जनरल अपने इस डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तभी। और बाद में कॉर्नवालिस के बाद में जो भी गवर्नर जनरल आते हैं तो ये प्रोविजन उन सब के लिए एक्सटेंड किया जाता है। तो एक्ट ऑफ 1786 क्या कहता है कि देखिए, सबसे पहली बात कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि इस समय गवर्नर जनरल थे बंगाल के, कॉर्नवालिस हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एट दैट टाइम। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे और ये गवर्नर जनरल बन के आते हैं 1786 से लेकर के 1793 तक। ये इनका टेन्योर है। और इससे पहले के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो कॉर्नवालिस क्या चाहते थे, ये गवर्नर जनरल के साथ साथ में कमांडर इन चीफ की पावर्स भी अपने हाथों में चाहते थे। ही wanted to have the powers of गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल के साथ साथ में क्या चाहते थे, एज वेल एज कमांडर इन चीफ। तो आर्मी कमांडर की यानी सेनापति की पावर्स भी अपने हाथों में ही चाहते थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसी एक्ट के ज़रिए यानी एक्ट ऑफ 1786 के ज़रिए ही हमें देखने को मिलेगा कि दिस डिमांड ऑफ कॉर्नवालिस वाज गारंटेड। तो कॉर्नवालिस की इस डिमांड को क्या किया जाता है, ग्रांट किया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। दैट मीन्स कि पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ वर हैंडेड ओवर टू लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस को दे दी जाती हैं गवर्नर जनरल के साथ साथ में आर्मी कमांडर यानी कमांडर इन चीफ की पावर्स भी दे दी जाती हैं। इसी के ज़रिए आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नर जनरल को पहली बार अलाउ किया जाता है कि वो अपनी जो काउंसिल होगी उसके डिसीजन को भी ओवरराइड कर सकता है। तो आपको देखने को मिलेगा इसी कानून के ज़रिए गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल वॉज अलाउड टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल। अपनी काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकता है, यानी जिसे गवर्नर जनरल से एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा जाता है, उस काउंसिल के डिसीजन को गवर्नर जनरल ओवरराइड कर सकता है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन रखी गई कि इफ गवर्नर जनरल ओन्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर गवर्नर जनरल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करता है इस चीज़ की फॉर द डिसीजन, अगर इस डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है, तब जाकर के क्या होगा, गवर्नर जनरल ओवरराइड कर सकता है काउंसिल के डिसीजन को, ये कहा गया। एंड लेटर दिस प्रोविजन वाज एक्सटेंडेड टू ऑल द गवर्नर जनरल्स। तो इसके बाद में जो भी गवर्नर जनरल्स आते हैं तो उनको ये पावर एक्सटेंड की जाती है। दैट मीन्स कि वो गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि ठीक है इनिशियली 4 मेंबर्स की थी, ठीक है, तो उसके डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं। तो दिस वाज एक्ट ऑफ 1786।
ठीक है। तो ये एक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, ठीक है। तो उसके बाद में उसके जो भी डिफेक्ट्स थे उनको ओवरकम करने के लिए अमेंडिंग एक्ट बनाया गया, उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट और एक्ट ऑफ 1786। सो नेक्स्ट इन द लाइन इज चार्टर एक्ट ऑफ 1793, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में सबसे पहली बात क्या की गई कि इस एक्ट के जरिए कहा गया, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चार्टर क्या चीज़ है। चार्टर मीन्स द लाइसेंस विच वॉज ग्रांटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट थ्रू दीज एक्ट्स। तो चार्टर मीन्स लाइसेंस दिया जाता था ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंग्लिश कंपनी को कि वो नेक्स्ट किन किन चीज़ों के ऊपर उनका कंट्रोल रहेगा इंडिया में, ठीक है। विच मीन्स कि पहले उनका ओवरऑल पॉलिटिकल और कमर्शियल अफेयर्स पे उनका कंट्रोल रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता उनके पॉलिटिकल मैटर्स से उनका कंट्रोल ले लिया जाएगा, उनको सिर्फ कमर्शियल प्रिविलेज दी जाएंगी। तो टाइम के साथ में जिन जिन एक्ट से जो जो पावर उनसे ली जाएगी या जो जो पावर्स उनको दी जाएंगी वो हम इन चार्टर एक्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस चार्टर एक्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इस एक्ट के ज़रिए ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 20 साल और कमर्शियल प्रिविलेजेस को कंटिन्यू रिन्यू किया इंग्लिश कंपनी। सो द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वाज दैट कमर्शियल प्रिविलेजेस जो भी हैं, जो भी ट्रेड करती थी इंग्लिश कंपनी, दीज वर रिन्यूड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट इनसे कहते हैं कि ये कमर्शियल प्रिविलेजेस क्या है, यू कैन कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। दैट मीन्स कि 20 ईयर्स के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड रिव्यू व्हाट दे आर गोइंग टू डू विद द पावर्स ऑफ इंग्लिश कंपनी। तो इंग्लिश कंपनी को कहा गया कि नेक्स्ट 20 साल तक आप कमर्शियल प्रिविलेजेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। दैट मीन्स द कमर्शियल प्रिविलेजेस ऑफ द इंग्लिश कंपनी वर रिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स थ्रू दिस एक्ट, इस एक्ट के जरिए, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमें यानी दूसरा प्रोविजन हमें देखने को क्या मिलेगा इस एक्ट के जरिए। दूसरा प्रोविजन हमें यह देखने को मिलेगा कि किसी भी तरह की अपॉइंटमेंट गवर्नर जनरल की, गवर्नर की या कमांडर इन चीफ की जो होगी, जो इनिशियली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे खुद ही इंडिपेंडेंटली, तो अब दिस अपॉइंटमेंट वाज सब्जेक्ट टू द रॉयल अप्रूवल, ठीक है। यानी क्राउन्स अप्रूवल, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलेगा तभी आप अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर गवर्नर जनरल की, गवर्नर की और साथ में कमांडर इन चीफ की। तो ब्रिटिश कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो उसकी पावर्स को भी थोड़ा कर्टेल करना जो है स्टार्ट कर देता है ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो देखिए सेकंड चीज़ क्या देखने को मिलेगी कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं, अपॉइंटमेंट्स किस किस की, इंपॉर्टेंट पोजीशंस, इंग्लिश कंपनी की इंपॉर्टेंट पोजीशंस, फॉर एग्जांपल कि गवर्नर जनरल जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी था, ठीक है। इसके अलावा जो डिफरेंट प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस में गवर्नर्स हुआ करते थे। मान लीजिए दिस इज गवर्नर 1, गवर्नर 2, गवर्नर 3, ठीक है। अब इन गवर्नर्स की, गवर्नर जनरल के साथ साथ में गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट और इसके साथ साथ में कहा गया कि कमांडर इन चीफ यानी आर्मी कमांडर की अपॉइंटमेंट भी, ठीक है, इट वाज सब्जेक्ट टू रॉयल अप्रूवल। दीज अपॉइंटमेंट्स वर सब्जेक्ट टू रॉयल अप्रूवल। दैट मीन्स कि क्राउन जो है वो अप्रूव करेगा तब जाकर के आप क्या कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल को एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आप भेज सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर प्रोविंस का गवर्नर बना करके भेज सकते हैं, या कमांडर इन चीफ आर्मी का बना करके भेज सकते हैं। एंड अर्लियर दीज पावर्स वर इन द हैंड्स ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। स्टिल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही इनको क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास में ही ये पावर होगी, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब, ठीक है, दे वर सब्जेक्ट टू द
रॉयल अप्रूवल, पहले इंडिपेंडेंटली वो किसी भी इंडिविजुअल को एज गवर्नर जनरल यहाँ पर भेजते थे, एज गवर्नर या कमांडर इन चीफ यहाँ पर भेजते थे, और अब इनको रॉयल अप्रूवल यानी क्राउन्स अप्रूवल, दैट मीन्स कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए किसी भी इंडिविजुअल को जब इन्होंने इन पोस्ट के ऊपर अपॉइंट करके यहाँ पर भेजना है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि यहाँ पर जो भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं इंग्लिश कंपनी के, दे कैन नॉट लीव इंडिया विदाउट परमिशन एंड डूइंग दिस विल बी ट्रीटेड एज रेजिग्नेशन। तो यहाँ पर क्या किया गया कि जो भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं, किसके, इंग्लिश कंपनी के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, दे वर डिबार्ड, दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम लीविंग इंडिया, उनको इंडिया छोड़ने से मना किया गया कि आप विदाउट परमिशन यू कैन नॉट लीव इंडिया, ठीक है, इस कानून के जरिए बताया गया। और कोई भी सीनियर ऑफिशियल, ठीक है, अगर इंडिया छोड़ के जाता है विदाउट परमिशन, देन इट विल बी ट्रीटेड एज रेजिग्नेशन, ये माना जाएगा कि ये रेजिग्नेशन हो गया इस बंदे का। जो भी इंडिविजुअल, जो भी सीनियर ऑफिशियल company's employee, if he leaves India without the prior permission, then this step will be treated as resignation। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो 3 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट हम मिटा करके लिखते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि जो गवर्नर जनरल होगा, ठीक है, इस समय हमें कॉर्नवालिस देखने को मिलेंगे ये वाले टाइम पे 1793 जिस समय ये कानून पास किया गया। इसके बाद में सर जॉन शोर जो हैं वो गवर्नर जनरल के रूप में अपॉइंट होकर के आएंगे, ठीक है। तो 1793 का वो टाइम था जिस समय कॉर्नवालिस जो है बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर के आते हैं। तो इस समय हमें देखने को मिलेगा कि जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है दैट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द जुडिशियरी फंक्शंस, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन was separated from the judiciary functions। तो जुडिशियरी फंक्शन से रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को क्या किया गया, अलग किया गया। दैट मीन्स कि पहले एक ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ करता था, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को लीड करता था, फॉर एग्जांपल डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तो ये ही एक तरफ इसके पास में रिवेन्यू पावर्स थी और दूसरी तरफ इसके पास में जुडिशियल पावर्स थी। जुडिशियल दैट मीन्स कि अदालत में जो फैसले आजकल होते हैं उस समय ये डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे जो उस समय के, तो वही ये जुडिशियल जो केसेस आया करते थे, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, तो उनको यही डिस्पेंस किया करते थे। तो इस समय क्या किया जाता है कि अब डीएम को सिर्फ रिवेन्यू पावर्स दी जाती हैं और जुडिशियल पावर्स जो है वो उनसे लेकर के क्या किया जाएगा, एक कोर्ट सिस्टम जो है इंडिया में, एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो है उसको बनाने की शुरुआत होती है। दैट मीन्स कि माल अदालत जो चल रही थी उस समय इंडिया में, माल अदालत, वो इसके बाद में डिसअपीयर हो जाएंगी इंडिया से। दे गॉट डिसअपीयर्ड आफ्टर दिस स्टेप। तो ये माल अदालत, ठीक है, विच वर हेडेड बाय द ऑफिसर्स हु नॉट ओनली लुक्ड आफ्टर द रेवेन्यू मैटर्स बट ऑल्सो द जुडिशियल मैटर्स। तो ये माल अदालत जो हैं ये इसके बाद में नज़र नहीं आएंगी। सो द नेक्स्ट थिंग इज रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में हमें देखने को मिलेगा कि जो होम गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके जो भी सैलरीज होंगी वो इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। होम गवर्नमेंट की सैलरीज जो हैं वो इंडियन रेवेन्यू से दी जाएंगी। होम गवर्नमेंट दैट मीन्स कि वो ऑफिसर्स जो कहाँ पर होंगे, लंदन में होंगे, जो कि इंग्लिश कंपनी के क्या देखते हैं,
कमर्शियल मैटर्स को भी वहीं से देख रहे हैं और इसके साथ साथ में पॉलिटिकल मैटर्स को भी लंदन से देख रहे हैं। तो मैटर्स मतलब आप अफेयर्स भी कह सकते हैं। तो वो ऑफिसर्स के लिए आपको क्या देखने को मिलेगा कि उनकी जो सैलरी होगी वो उन्हें कहाँ से मिलेगी, आउट ऑफ इंडियन रिवेन्यूज़, इंडिया से जो रिवेन्यू कंपनी इकट्ठा कर रही है वहीं से वो देंगे। सो दिस वाज द पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 हमें देखने को मिलेगा कि कंपनी को एम्पावर किया गया कि आप इंडिविजुअल्स को भी लाइसेंस दे सकते हैं ताकि वो इंडिया में ट्रेड कर सके। ठीक है, तो कंपनी जो है इंग्लिश कंपनी दैट वाज एम्पावर्ड थ्रू दिस एक्ट, इसको एम्पावर किया गया, उसको पावर दी गई, ठीक है, टू ग्रांट लाइसेंसेस, लाइसेंस दे सके टू इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज एम्प्लॉयज़, इंग्लिश कंपनी के एम्प्लॉयज़ को भी, किस लिए, टू ट्रेड इन इंडिया, ताकि वो इंडिया में ट्रेड कर सके। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पहले एक प्राइवेट ट्रेड था और ये ट्रेड में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये किस तरह से होगा, ये जो लाइसेंस दिया जाएगा इस लाइसेंस को कहा जाएगा प्रिविलेजेस, ये लाइसेंस को कहा जाएगा प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस जो हैं ये कहा जाएगा या कंट्री ट्रेड कहा जाएगा, कंट्री ट्रेड कहा जाएगा जो ये लाइसेंस दिया जाएगा। और इसी से आपको देखने को मिलेगा, इस स्टेप से ही आपको देखने को मिलेगा कि जो शिपमेंट्स ऑफ ओपियम टू चाइना स्टार्टेड। दैट मीन्स कि यहाँ से इंडिया से चाइना की तरफ वो ट्रेड स्टार्ट हो गया जिससे अफीम जो है इंडिया से चाइना में सप्लाई किया जाने लगा। और इस वजह से हिस्टोरिकली चाइनीज़ लोग इंडिया के लोगों से नफ़रत करते हैं कि इंडिया के लोग जो है हमें अफीम बेच रहे थे, हमारी जनरेशन्स को ख़राब कर रहे थे। ये स्टेप देखने को मिलेगा कि ये इंग्लिश कंपनी को एम्पावर किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कि आप इंडिया के इंडिविजुअल्स को या कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को भी लाइसेंस दीजिए जिन्हें प्रिविलेजेस या कंट्री ट्रेड कहा जाएगा, ताकि वो इंडिया में ट्रेड करे और इंडिया से अफीम लेकर के वो चाइना में उसको बेच सके। दिस वाज वन ऑफ द स्टेप विच वाज टेकन थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। और ये वाला पॉइंट होम गवर्नमेंट की बात कर रहे थे कि जो भी एक्सपेंसेस होंगे उन ऑफिसर्स के जो लंदन से इंडिया के चाहे पॉलिटिकल, मिलिट्री, किसी भी तरह के या कमर्शियल किसी भी अफेयर को देख रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो भी सैलरीज होंगी वो उनको दी जाएंगी। कहाँ से? आउट ऑफ द इंडियन रिवेन्यूज़। और एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी सैलरीज होंगी, पॉइंट नंबर 7 में कहा जाएगा कि जो भी सैलरीज होंगी जो इंग्लिश कंपनी ने देनी है अपने एम्प्लॉयज़ को, वो सैलरीज या किसी तरह के इंटरेस्ट या डिविडेंड्स इंग्लिश कंपनी को पे करने हैं। वो पे करने के बाद में इंग्लिश कंपनी को 5 लाख पाउंड एनुअली देने हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो देखिए पॉइंट नंबर 7 इज आफ्टर पेइंग नेसेसरी एक्सपेंसेस, तो नेसेसरी एक्सपेंसेस, ठीक है, इंटरेस्ट्स, ठीक है, डिविडेंड्स, ठीक है, सैलरीज, ठीक है, दैट मीन्स कि अपना नेसेसरी जो भी खर्चा है कंपनी का, जो इंटरेस्ट, जो डिविडेंड्स जो कंपनी को देने हैं, या सैलरीज जो इंग्लिश कंपनी को अपने ऑफिसर्स को देनी है, वो देने के बाद में इंग्लिश कंपनी जो थी उसे क्या करना था? इंग्लिश कंपनी वॉज टू पे 5 लाख पाउंड्स एनुअली। तो सालाना उन्हें 5 लाख पाउंड देने हैं टू ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना है। एंड दिस वाज डन थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 की इंग्लिश कंपनी अपना पूरा जो भी खर्चे हैं इंडिया में, जो भी इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, जो भी सैलरीज अपने एम्प्लॉयज़ को देनी है, ठीक है, आउट ऑफ इंडियन रिवेन्यू। लेकिन ये सारे के सारी चीज़ें कहाँ से होंगी?
आउट ऑफ इंडियन रिवेन्यू, जो इंडिया से रिवेन्यू प्राप्त करेगी कंपनी, वहाँ से वो रिवेन्यू कलेक्ट करने के बाद में, इंडिया से रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद में इंग्लिश कंपनी अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरीज देगी, जो भी इंटरेस्ट डिविडेंड्स कंपनी को पे करने हैं वो पे करने के बाद में, ठीक है, अपने नेसेसरी एक्सपेंसेस पूरा करने के बाद में कंपनी को कहा गया कि एनुअली आपको 5 लाख पाउंड इज़ द करेंसी ऑफ इंग्लैंड, तो 5 लाख पाउंड्स जो है एनुअली आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करना है आउट ऑफ इंडियन रिवेन्यू। दिस वॉज द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813, क्योंकि इसी कानून में क्या कहा गया है चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में कि नेक्स्ट 20 ईयर्स तक कमर्शियल प्रिविलेजेस को रिटेन किया गया, रिन्यू किया गया। 1773 से नेक्स्ट चार्टर एक्ट जो आया देन 1793 में आया, तो अब भी उनको 20 साल का टाइम दिया गया। फिर 1713 में चार्टर एक्ट आएगा, उसके बाद में और 20 साल के बाद में 1833 एंड देन 1853 में चार्टर एक्ट आएगा। तो आई होप यू गाइज आर लाइकिंग आवर वीडियोज। इफ यू वांट टू जॉइन आवर offline or online classes, then you can call us on the given numbers. So thank you very much. See you in the next video.